गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा अपने नर्वस सिस्टम के अंदर जो पार्ट चल रहा था, फर्स्ट पार्ट आप लोग डिस्कशन कर रहे थे वो था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो हिस्से आप लोगों ने किए थे। फर्स्ट पार्ट जो था वो था आपका ब्रेन, और सेकंड पार्ट जो है वो है आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो बेटा आज के इस वीडियो में अपने स्पाइनल कॉर्ड का डिस्कशन करने वाले हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, इस स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्पाइनल कॉर्ड का ओरिजिन कैसे होता है, इन सब बातों का डिस्कशन आज की वीडियो में अपने करेंगे। सबसे पहले बात करें स्पाइनल कॉर्ड जो है, इसका ओरिजिन, क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसका ओरिजिन जो है वो एक्टोड्रम से होता है। दूसरा, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, नो डाउट ओरिजिन इसका एक्टोड्रम से है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो न्यूरल ट्यूब जो होती है, न्यूरल ट्यूब जो है, वही न्यूरल ट्यूब किसकी फॉर्मेशन करती है, फॉर्म स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है बेटा, ये प्रेजेंट inside the cavity of vertebral column, यानी जो वर्टिब्रल कॉलम है, उस वर्टिब्रल कॉलम की जो केविटी है, उस केविटी के अंदर अपने को क्या मिल रहा है, स्पाइनल कॉर्ड जो है मिल रहा है। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है मींस ये सीएनएस का जो पार्ट है, ये भी आपके डोर्सल सरफेस ऑफ बॉडी पे मिलने वाला है, यानी बॉडी के डोर्सल सरफेस की तरफ अपने को स्पाइनल कॉर्ड मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने बात करेंगे कि इस स्पाइनल कॉर्ड में भी अपने को कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स मिल रही है, इसका टीयर सेक्शन देखेंगे। बेटा डायग्रामेटिकली व्यू देखें आप लोग तो आप ये कह सकते हैं कि सर ये जो पार्ट है ये अपना क्रेनियल पार्ट है, क्रेनियम वाला पार्ट है, स्कल वाला पार्ट है, खोपड़ी वाला पार्ट है। और इस क्रेनियम पार्ट के अंदर अपने को जो स्ट्रक्चर मिल रही थी आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं अपने, ये है आपका ब्रेन और ये है क्रेनियम। बेटा इस ब्रेन से जो ओरिजिनेट होने वाली स्ट्रक्चर है उसी को आप बोल रहे हैं कि हिंड ब्रेन के बाद जो स्ट्रक्चर है वही आपका क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। ये स्पाइनल कॉर्ड है बेटा। ये कह रहा है स्पाइनल कॉर्ड पे जिस टाइप से आप लोगों को ब्रेन के अंदर मेम्ब्रेन मिल रही थी, उसी टाइप की मेम्ब्रेन्स आप लोगों को किस में मिल रही है, स्पाइनल कॉर्ड में मिल रही है। इन मेम्ब्रेन्स को भी मेनिंजेस बोल रहे हैं। और इसके अंदर भी सबसे आउटर मोस्ट की जो मेम्ब्रेन है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो है वो आप बोलेंगे कि सर आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इसकी ड्यूरामेटर है। ये जो मेम्ब्रेन ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, ये मेम्ब्रेन नहीं है, ये आपके वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम के जस्ट इनसाइड आप बात करें कि ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन कौन सी होगी, तो इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो है बेटा, ये अपने ड्रॉ कर दी सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं ड्यूरामेटर। इसके जस्ट इनसाइड जो मेम्ब्रेन होती है वो है वही सेम टू सेम एरेक्नोइड। एरेक्नोइड और सबसे इनरमोस्ट लेयर जो है बेटा वो आप बोल सकते हैं वो आपकी है, चाहे रेड कलर वाली लाइनिंग को मान लें चाहे इस ब्लू वाली को मान लें, ये है बेटा पायामेटर। तो कुल मिलाकर वही मेनिंजेस जो है वो आप लोगों को किसके अंदर मिलने वाली है, आपके स्पाइनल कॉर्ड में भी मिलने वाली है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से ही कनेक्टेड है, और ब्रेन से कनेक्टेड होने के साथ साथ में ये जो क्रेनियल वाला पोर्शन है, इस क्रेनियल वाले पोर्शन में एक केविटी होती है, एक गड्ढा होता है, उसी केविटी या गड्ढे से ही ये बाहर निकलता हुआ दिख रहा है बेटा। इस केविटी को आप लोग बोलते हैं फोरामेन
फोरामेन ऑफ मैग्नम, यानी थ्रू फोरामेन ऑफ मैग्नम स्पाइनल कॉर्ड कम्स आउट फ्रॉम क्रेनियम पार्ट ऑफ बॉडी। उसके जस्ट बाद इन मेम्ब्रेन्स की बात करें तो सेम टू सेम इस मेम्ब्रेन के ड्यूरामीटर के जस्ट इनसाइड वाला स्पेस जो है, इस स्पेस को क्या बोलोगे बेटा आप लोग, इसको बोलोगे सब ड्यूरल स्पेस। ये स्पेस है बेटा ड्यूरामीटर के इनसाइड वाला सब ड्यूरल स्पेस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि आप लोगों ने सेम टू सेम बातें ब्रेन के अंदर भी डिस्कशन कर रखी थी। इसी टाइप से एरेक्नोइड के जस्ट इनसाइड वाला स्पेस, ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं बेटा सब एरेक्नोइड स्पेस। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये जो वर्टिब्रल कॉलम है और ड्यूरामीटर है, इसके बाहर ड्यूरामीटर के आउटसाइड भी आप लोगों को स्पेस मिल रहा होगा बेटा। इस स्पेस को बोलते हैं एपीड्यूरल स्पेस, क्योंकि ये ड्यूरामीटर के आउटसाइड का है बेटा। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ये कह रहा है कि लास्ट में जाते जाते आप लोगों को एक थिन स्ट्रक्चर में टर्मिनल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और इस थिन टर्मिनल्स में से ये जो पार्ट है आपका पायामेटर वाला, यही आउटसाइड निकलेगा, और इस आउटसाइड वाले पोर्शन पे आप लोगों को कुछ ये जो लेटरल नर्व्स मिलेगी, इनको बोलते हैं आप लोग स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स। इसके अलावा ये जो पतला पार्ट आउटसाइड निकला है जिसमें ओनली पायामेटर प्रेजेंट है, इस पोर्शन को आप लोग बोलते हैं फिलम टर्मिनस, फिलम टर्मिनल। फिल्म टर्मिनल। उसके अलावा इस वाले पार्ट को देखा जाए तो थोड़ा सा ये स्वेलअप पार्ट है जिसको बोलते हैं कोडा इक्वेना, कोडा इक्वेना, यानी ये घोड़े की पूंछ जो होती है उसकी तरह से दिखता है, इसलिए आप इसको बोलते हैं कोडा इक्वेना पार्ट। और इसी से निकलता है फिल्म टर्मिनस, और फिल्म टर्मिनस के ऊपर आप लोगों को क्या मिलेगी बेटा, स्पाइनल नर्व्स मिलेगी जो बॉडी के लोअर पार्ट से मैसेज को रिसीव करने का काम कर रही है। और इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर की जो कैविटी है, इस कैविटी को आप बोलते हैं बेटा न्यूरोसील, न्यूरोसील। और इस न्यूरोसील के अंदर आप लोगों को क्या मिलता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मिलता है। उसी टाइप से ये जो एपिड्यूरल स्पेस है बेटा, ये एपिड्यूरल स्पेस है, इसके अंदर सीरस फ्लूइड मिलता है, सीरस फ्लूइड। और ये जो सीरस फ्लूइड है वही वर्क करता है जो ब्रेन के अंदर कर रहा था, मतलब प्रोटेक्शन जो है वो इसका मेन फंक्शन है सीरस फ्लूइड का। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है आप लोग कह सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड क्रेनियम पार्ट से, आपकी खोपड़ी वाला पार्ट जो था उससे बाहर निकला फोरामेन ऑफ मैग्नम से, और इसका लास्ट वाला पार्ट जो बिल्कुल थिन होता है जिसको कॉनस मेडुलरी या फिलम टर्मिनस बोलते हैं आप लोग। और इस फिलम टर्मिनस से नॉन नर्वस टिश्यू होता है, एक्चुअल में ये फिलम टर्मिनस जो होता है, ये पार्ट जो है वो नॉन नर्वस टिश्यू होता है, नॉन नर्वस टिश्यू है बेटा। और ओनली पायामेटर जो है वही आप लोगों को इस नॉन नर्वस टिश्यू पे मिलेगी जो मेम्ब्रेन मिल रही है। यानी ये ओवरऑल देखने में आप लोगों को कोडा इक्वेना घोड़े की पूंछ की लाइक स्ट्रक्चर जो है वो अपने को मिल रही है। और इसकी जो कैविटी आप लोगों ने कहा कि न्यूरोसील होती है जिसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो मिलता है। और न्यूरोसील की जो लाइनिंग होती है बेटा, ये मान लें कि ये मैंने ब्लू कलर से पायामेटर ड्रॉ कर रखी है और इसके बीच की कैविटी ये आपके न्यूरोसील है। तो आप इस रेड वाली लाइनिंग को आप यूँ मान सकते हैं कि सर इस रेड वाली लाइनिंग पे इस टाइप की मेम्ब्रेन होती है, और इसी मेम्ब्रेन को आप लोग बोलते हैं एपेंडाइमल मेम्ब्रेन। यानी जो आपके न्यूरोसील की इनर लाइनिंग जो है वो है आपके एपेंडाइमल मेम्ब्रेन। ये अपने इसके टीएस सेक्शन में भी चेक करेंगे बेटा सारे की सारी बातें। उसके अलावा इस स्पाइनल कॉर्ड की इंटरनल स्ट्रक्चर का अपने डिस्कशन करेंगे। एक बार बेटा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलेंगे।
बेटा टीएस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की आप लोग बात करें तो इस स्पाइनल कॉर्ड के आउटसाइड आप लोगों को वाइट मैटर मिल रहा है, जबकि इनसाइड आपको कौन सा मैटर मिलेगा, ग्रे मैटर मिलेगा। और इसकी जो कैविटी है, जो आप लोगों ने पाया मैटर की बात की थी, उस पाया मैटर के अंदर वाली साइड में एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नेम आप लोगों ने लिखा था एपेंडाइमल मेम्ब्रेन। और इस एपेंडाइमल मेम्ब्रेन से जो कैविटी है, घिरी हुई कैविटी है, जिसको आप लोग न्यूरोसील बोलते हैं बेटा। और इस न्यूरोसील में आप लोगों को क्या प्रेजेंट होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। आप ये कह सकते हैं कि जो ग्रे मैटर है, इस ग्रे मैटर से ही स्पाइनल कॉर्ड में कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर डेवलप होती है, मीन्स थोड़ी सी हार्ड स्ट्रक्चर डेवलप होती है, जिनको आप बोलते हैं डोर्सल साइड में जो स्ट्रक्चर डेवलप होती है उसको डोर्सल हॉर्न, और वेंट्रल साइड में जो स्ट्रक्चर डेवलप होती है उसको वेंट्रल हॉर्न बोलते हैं। ये ओवरऑल यदि आप बॉडी की बात करें तो बॉडी की ये बैक साइड है और ये आगे वाली साइड है, फ्रंट साइड है। फ्रंट को वेंट्रल और बैक साइड को डोर्सल साइड बोलते हैं। तो डोर्सल साइड के जो हॉर्न्स होंगे, कुछ आउटग्रोथ होगी, उनको डोर्सल हॉर्न, और वेंट्रल साइड के होंगे उनको बोलते हैं वेंट्रल हॉर्न। इन डोर्सल हॉर्न से जो स्ट्रक्चर निकल रही है बेटा, इनको बोलते हैं डोर्सल रूट। और डोर्सल रूट और इसके अलावा वेंट्रल से जो निकलती है उनको बोलते हैं वेंट्रल रूट्स। डोर्सल रूट में आप लोगों को कुछ गैंग्लियंस यानी ग्रुप ऑफ नर्व्स मिलेंगे, जिनको बोलते हैं आप लोग डोर्सल रूट गैंग्लियन। इसके अलावा यदि आप बात करें कि ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, इस स्पाइनल कॉर्ड में ये जो डोर्सल रूट है, इस डोर्सल रूट के अंदर आपको सेंसरी न्यूरॉन्स मिलते हैं, जबकि वेंट्रल रूट के अंदर आप लोगों को मोटर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स जो है, मोटर टाइप ऑफ न्यूरॉन मींस मैसेज को वापस फॉरवर्ड इफेक्टिव ऑर्गन तक या फिर आप बोल सकते हैं मस्कुलर सिस्टम तक भेजने का काम कौन करेगा आप लोगों का, ये वेंट्रल रूट करेगा, जिसमें मोटर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स होती है। ये जो न्यूरॉन्स है डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट बेटा यहाँ मिक्स हो जाती है, यहाँ बना लेती है स्पाइनल न्यूरॉन्स या स्पाइनल नर्व। और ये स्पाइनल नर्व बेटा कैसी होती है, मिक्स टाइप की होती है, क्योंकि देखो यहाँ से आने वाली नर्व भी इसके अंदर आ रही है और जाने वाली नर्व भी इससे बाहर निकल रही है, तो इसको बोलते हैं आप लोग मिक्स नर्व। और ये मिक्स नर्व जो है आपके जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, मीन्स जो आपकी बोन है, बैक बोन जो है, उसकी बोन, छोटी छोटी बोन्स को आप लोग वर्टिब्राज बोलते हैं। उन वर्टिब्राल्स के बीच का जो डिस्क होता है, उस रीजन में आप लोगों का कुछ पोर होते हैं, छेद होते हैं, फोरामेन्स होते हैं, उनको बोलते हैं। जैसे मान लो ये फोरामेन, इसके आउटसाइड का फोरामेन आप लोग माने, ये है आपका फोरामेन ऑफ वर्टिब्रा, फोरामेन ऑफ वर्टिब्रा, क्योंकि ये क्या है बेटा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क का फोरामेन है। इसको मैं यहाँ थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूँ, इस साइड में लिख देते हैं बेटा अपने। ये जो आउटसाइड का फोरामेन होगा जिसके थ्रू स्पाइनल ये जो हॉर्न से बाहर निकलती है, इनको बोलते हैं फोरामेन ऑफ वर्टिब्रा, या फिर इंटरवर्टिब्रल फोरामेन भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन भी आप लोग इसको नेम दे सकते हैं। बेटा इस इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से जैसे ही स्पाइनल नर्व्स ये जो बाहर निकलेगी, इन नर्व्स के 3 पार्ट्स जो है वो हो जाते हैं। एक तो ये डोर्सल साइड की तरफ जा रहे हैं, तो डोर्सल साइड, तो इसको बोलते हैं रेमस डोर्सेलिस। और ये वेंट्रल साइड में जा रही है, इसको बोलते हैं रेमस वेंट्रेलिस। और एक डायरेक्ट जा रही है, इसका नेम है बेटा रेमस कम्युनिकेंस। रेमस कम्युनिकेंस। ये रेमस कम्युनिकेंस बेटा सीधी जा रही है, इसका मतलब ये ओनली मोटर टाइप की है। और ये जो है इसके अंदर आ भी रही है, जा भी रही है नर्व, इसका मतलब ये मिक्स्ड टाइप की नर्व्स है, ये मिक्स्ड है। और ये अपर वाली भी कैसी होगी बेटा, मिक्स टाइप की होगी। मीन जहाँ वन टाइप ऑफ न्यूरॉन्स मिले अपकमिंग एंड आउटगोइंग जो है, तो उसको बोलते हैं मिक्स टाइप के। और ओनली सिंगल टाइप के मिले आउटगोइंग वाले, तो उसको बोलते हैं आप लोग मोटर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये आपके स्पाइनल कॉर्ड का जब आप लोग टीएस सेक्शन कट करते हैं, तो टीएस सेक्शन में ये स्ट्रक्चर्स मिलती है। एक बार दोबारा से देखें, स्पाइनल कॉर्ड के इनसाइड आप लोगों को ग्रे मैटर मिलेगा, जो क्या करेगा, कुछ हार्ड स्ट्रक्चर बनाता है डोर्सल एंड वेंट्रल साइड पे, जिनको डोर्सल साइड पे डोर्सल हॉर्न, वेंट्रल साइड पे वेंट्रल हॉर्न। डोर्सल साइड से
डॉर्सल रूट निकलेगी, वेंट्रल साइड से वेंट्रल रूट निकलेगी। डॉर्सल रूट में कुछ स्वेलन पार्ट होता है, कुछ गैंग्लियम्स होते हैं जिनको डॉर्सल रूट गैंग्लियम्स आप लोग बोलते हैं। ज़्यादातर डॉर्सल रूट जो है उसके अंदर सेंसरी टाइप ऑफ न्यूरॉन्स होंगे, जबकि वेंट्रल टाइप के अंदर आप लोगों को वेंट्रल में क्या मिलने वाला है, मोटर टाइप के। बट जहाँ ये कम्युनिकेंस होगा उस एरिया के अंदर आप लोगों को मिक्स टाइप ऑफ नर्व जो है वो अपने को मिलने वाली है। ये बेटा आपके स्पाइनल कॉर्ड की इंटरनल स्ट्रक्चर हुई। आप ये कह सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड की टोटल लेंथ जो है वो अप्रोक्स 45 सेंटीमीटर है, और स्पाइनल कॉर्ड का जो फिल्म टर्मिनल्स पार्ट था उसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। लेंथ कितनी बता दी आप लोगों ने, 45 सेंटीमीटर, और फिल्म टर्मिनस पार्ट जो है उसकी 20 सेंटीमीटर है। इसका वेट देखा जाए तो 35 ग्राम के अप्रोक्स वेट होता है आपके स्पाइनल कॉर्ड का। यही स्ट्रक्चर बेटा अपने काम आने वाली है रिफ्लेक्स एक्शन में। क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन में, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन मेन फंक्शन है देखा जाए तो स्पाइनल कॉर्ड का। रिफ्लेक्स एक्शन में जैसे मान लो आपका कोई पार्ट पर्टिकुलर हैंड है या कोई बॉडी पार्ट है, लेग्स है, उसके ऊपर आपने टच किया, तो टच करने से ये सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेंगे बेटा, मैसेज लेके आएंगे, और उसका जो रिजल्ट होगा यानी इस एरिया में जो मिक्स टाइप ऑफ न्यूरॉन्स होती है वो क्या करेगी, उसका जस्ट कंक्लूजन निकालेगी कि भी इसके अगेंस्ट अपने को क्या फंक्शन करना है, और यहाँ से वापस मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, और ये जो मोटर आउटसाइड जाने वाली है इस आउटसाइड वाले के थ्रू क्या करेगी, इफेक्टिव ऑर्गन्स की मसल्स तक मैसेज देगी, और ये पर्टिकुलर ऑर्गन वहाँ से क्या हो जाएगा, उस मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से वहाँ से हट जाएगा। तो कहने का मतलब रिफ्लेक्स एक्शन मीन्स ये जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रही है डॉर्सल रूट वेंट्रल वाली, ये एक्चुअल में रिफ्लेक्स आर्क को शो कर रही है। सेम टू सेम डायग्राम और सेम टू सेम कंडीशन आएगी। सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन में अपने को इतना ही देखना है रिफ्लेक्स एक्शन के टाइप क्या है, और रिफ्लेक्स एक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल मार्शल हॉल जो था उसने इसकी डिस्कवरी की थी, बताया था रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। तो स्पाइनल कॉर्ड का मेन फंक्शन हुआ रिफ्लेक्स एक्शन। दूसरा ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, ब्रेन और बॉडी के जो अदर पार्ट्स हैं उनके बीच कम्युनिकेशंस का काम जो है वो कौन कर रहा है, आप लोगों का स्पाइनल कॉर्ड करता है। बेटा आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलेंगे। अब ले बेटा स्क्रीनशॉट, क्लियर आएगा। बेटा सीएनएस के बाद अपने सेकंड जो पार्ट है नर्वस सिस्टम का वो है पीएनएस, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पीएनएस की बात करें तो सबसे पहले छोटा सा डिटेल आप लोग समझ लें। ये मान लेते हैं कि अपना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ये ब्रेन वाला पोर्शन है और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड का पोर्शन है। बेटा इस ब्रेन वाले पार्ट से कुछ नर्व्स जो है डायरेक्टली लेटरल सरफेस पे, बराबर वाली सरफेस पे, या आगे वाली और पीछे वाली सरफेस पे, जैसे मैं यूँ कहूँ कि आपके ब्रेन से आपकी आईज तक कोई नर्व आती है, या आपके ब्रेन से आपके नोज तक कोई नर्व आती है, आपके ब्रेन से आपके ईयर तक, कानों तक कोई नर्व जाती है, तो ये जो लेटरल नर्व्स निकलती है, इन्हीं लेटरल नर्व्स का जो सिस्टम है उनको आप बोलते हैं, इन नर्व्स को बोलते हैं आप क्रेनियल नर्व। और इसी टाइप से यदि आप लोग स्पाइनल कॉर्ड से कोई नर्व निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड वाले रीजन से कोई लेटरल नर्व्स निकलती है, उन नर्व्स को आप लोग बोलते हैं, उनके सिस्टम को आप बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स। तो यदि आप पीएनएस का डिस्कशन करेंगे तो पीएनएस के कितने हिस्से हो गए बेटा, एक तो आपका क्रेनियल नर्व्स हो गई और एक आपके हो गई स्पाइनल नर्व्स। तो अभी जो अगला टॉपिक अपना रहेगा उसके अंदर अपने ये डिस्कशन करने वाले हैं कि क्रेनियल नर्व्स क्या होती है, स्पाइनल नर्व्स कौन सी होती है, ह्यूमन में कितनी क्रेनियल नर्व्स मिलती है और स्पाइनल नर्व्स की नंबर कितनी होती है, कौन कौन से पार्ट को जाती है, इनका डिस्कशन करेंगे। एक बार बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लें। बेटा इन क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स की बात करें तो आप बोल सकते हैं कि मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के अंदर आप लोगों को 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स मिलती है, और इसके अलावा एम्फीबिया एंड पीसीज जो है, फिश जो है, इनके अंदर आप लोगों को 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स मिलती है। तो कुल मिलाकर जो क्रेनियल नर्व्स है वो मैमल्स में कितनी मिल रही है आप लोगों को, 12 पेयर मिल रही है। उन 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स के नेम बेटा यहाँ सिक्वेंसली दे रखे हैं। फर्स्ट जो है वो है ओल्फैक्टरी, मीन्स सेंस से रिलेटेड काम करने वाली है, स्मेल से रिलेटेड काम करेगी। ऑप्टिक जो है वो विजन से रिलेटेड काम करेगी। इसी टाइप से आप लोगों को ओकुलोमोटर जो है मूवमेंट ऑफ आईबॉल है, ट्रोक्लियर आईबॉल। ट्राइजेमाइनल जो है वो टिथ और जा मसल्स के अंदर,
एब्डुसेंस, यानी ये सब के नेम यहाँ दे रखे हैं। ये नेम अपने को याद रखने हैं, चाहे किसी भी एंगल से, किसी भी ट्रिक से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। आप ऐसे भी याद रखते हैं कि फर्स्ट तीनों के अंदर तो ओ से स्टार्ट होती है, फिर दो जो है वो टी से स्टार्ट होगी, फिर ए से, एफ ए जी, इस टाइप से आप इनका नेम याद रख सकते हैं। एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली क्वेश्चंस क्या है वो मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ। ये आप लोग एक बार नोट करना चाहें तो मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स में 12 पेयर है, एम्फीबिया एंड पीसीज के अंदर आप लोगों को 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स मिलती है। इसके अलावा यदि बेटा एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछता है कि इसमें टोटल जो 12 पेयर है उनमें सेंसरी कौन सी है, सेंसरी की बात पूछ ले आप लोगों से, तो आप बोल सकते हैं फर्स्ट, सेकंड पेयर एंड 8th नंबर का जो पेयर है वो कैसा है, सेंसरी है। फर्स्ट वाला ऑल फैक्ट्री है, सेकंड वाला ऑप्टिक है, और 8th नंबर वाला जो है बेटा ऑडिटरी है, मींस ईयर से रिलेटेड होता है, ये सेंसरी है। इसके अलावा यदि बात करें 3rd नंबर, 4th नंबर, 6th नंबर, 11th नंबर एंड 12th नंबर जो है क्रेनियल नर्व्स, ये बेटा आपकी होती है मोटर टाइप की। कैसी होती है, मोटर टाइप की। और रिमेनिंग जो क्रेनियल नर्व्स है वो सारी की सारी कैसी होती है, मिक्स टाइप की है। तो एक एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है कि कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर टाइप की है, कौन सी मिक्स टाइप की है। और पर्टिकुलर फर्स्ट का नेम पूछ ले, ऑल फैक्ट्री, स्नीडेरियन मेम्ब्रेन जो आप लोगों ने डिस्कशन की थी, स्नीडेरियन मेम्ब्रेन नोज के अंदर वहाँ मिलेगी। ऑप्टिक वाली आइज के अंदर आप लोगों को पता है बाइपोलर मिल रही थी। और इसी टाइप से आप लोगों ने बात की थी ऑडिटरी वाली जो 8th नंबर की है, ये सेंसरी होती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। दूसरे टाइप का यदि इनमें से कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर तो वो आपका आएगा कि इनमें लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व्स कौन सी है। तो लॉन्गेस्ट में आती है बेटा, लॉन्गेस्ट कौन सी है, वेगस है। इसके अलावा लार्जेस्ट की बात करें तो ट्राइजेमाइनल जो है वो लार्जेस्ट है, ये लार्जेस्ट में आती है। इसके अलावा स्मॉलेस्ट की पूछ ले तो एब्डुसेंस जो है वो स्मॉलेस्ट में है। और लास्ट एंड फाइनल थिनेस्ट पूछ ले तो ट्रोक्लियर जो है वो थिनेस्ट के अंदर आती है बेटा। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, इनके सिर्फ नेम लॉन्गेस्ट कौन सी है, स्मॉलेस्ट कौन सी है, थिनेस्ट कौन सी है, ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। बाकी इनके नेम बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपसे पूछे, या फिर वो मिक्स कौन सी है, सेंसरी कौन सी है, मोटर कौन सी है, इनका एग्जाम में नेम पूछ सकता है। इसके अलावा यदि पीएनएस में आप लोग बात करें तो पीएनएस के लिए आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि सर पीएनएस में जो स्पाइनल नर्व्स होती है उन स्पाइनल नर्व्स की नंबर ह्यूमन के अंदर 31 पेयर है बेटा। इन 31 पेयर में नेम पूछ ले आप लोगों से तो 8 तो होती है सर्विकल रीजन में, सर्विकल एरिया के अंदर होती है 8 पेयर। इसके अलावा थोरेसिक रीजन के अंदर होती है 12 पेयर, लंबर रीजन के अंदर होती है बेटा 5, और सर्विकल 8, थोरेक्स 12, लंबर और कॉकिक्स रीजन के अंदर होती है 1, और इसके अलावा 31 पेयर जो है उसमें सैक्रल जो है वो आती है बेटा 5। तो कुल मिलाकर ये 31 पेयर क्रेनियल नर्व्स स्पाइनल नर्व्स जो है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर मिलती है, जबकि 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स ह्यूमन बीइंग के अंदर मिलती है। सर्विकल रीजन का मतलब वही गर्दन वाले रीजन के अंदर 8, थोरेक्स वाले रीजन के अंदर 12, लंबर वाले में 5, सैक्रल वाले में 5, और कॉकिक्स वाले रीजन के अंदर आपको 1 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स स्पाइनल नर्व्स जो है वो मिलती है। इसके अलावा यदि आप लोग रेबिट के अंदर बात करें, मैमल्स में रेबिट के अंदर तो 35 पेयर स्पाइनल नर्व्स मिलती है, और फ्रॉग के अंदर, मेंढक के अंदर बात करें तो 10 पेयर स्पाइनल नर्व्स जो है वो मिलती है बेटा। एक बार इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लें, स्पाइनल नर्व्स का भी। फिर अपने बात करेंगे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का बेटा। इसके बाद आप लोग बात करते हैं ऑटोनॉमिक और विसरल नर्वस सिस्टम। बेटा नेम से क्लियर है, यानी ये ऐसा नर्वस सिस्टम है जो आपकी बॉडी के अंदर विसरल ऑर्गन्स है, मींस जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, और इन इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जो मसल्स होती है वो अपने को पता है इनवॉलेंट्री टाइप्स ऑफ मसल्स होती है। तो ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स, लाइकवाइज आप बोल सकते हैं कि अपनी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पैरास्टिलेसिस मूवमेंट जो होती है, या ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है,
तो इन चीज़ों को, इन विसरल ऑर्गन्स को कंट्रोल करने वाला सिस्टम जो होता है उसको बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और जनरली ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही होता है, बट बेटा इनके ब्रेन के अंदर कोई पर्टिकुलर ऐसा साइट और ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पर इसके सेंटर्स मिले। जनरली मेडुला ऑम्ब्लागेटा पार्ट जो ब्रेन का है वो इस चीज़ को कंट्रोल करने का, इनवॉलेंट्री रिएक्शंस को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। एक बार देखते हैं क्या लिखा है। द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, यानी इसको आप विसरल नर्वस सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी वही पीएनएस का पार्ट है। दैट कंपेरिज द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, यानी इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नर्व मिल रही है, फाइबर्स मिल रहे हैं, गैंग्लियंस मिल रहे हैं और प्लेक्सिस मिल रहे हैं, बाई विच इम्पल्सिस ट्रेवल फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू विसरल ऑर्गन, यानी सीएनएस टू विसरल ऑर्गन और विसरल ऑर्गन टू सीएनएस जो है विसरा टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट कंट्रोल्स एक्टिविटी इनसाइड द बॉडी दैट आर नॉर्मली इनवॉलेंट्री, यानी कौन सी एक्टिविटीज़ को, जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज है सच एज हार्ट बीट है, पैरास्टेसिस मूवमेंट है, स्वेटिंग है या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स है, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का काम किसका है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का। हालांकि वो इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, कंट्रोल नहीं होता, बट पार्शली उसको स्टिमुलेट और रिलैक्स करने का काम जो है वो एएनएस करेगा। इट कंसिस्ट ऑफ मोटर न्यूरॉन्स, इसमें क्या क्या मिलेगा अपने को बेटा, एक तो मोटर न्यूरॉन्स मिलेंगे, दूसरा पासिंग टू द स्मूथ मसल्स, यानी मोटर न्यूरॉन्स स्मूथ मसल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, यानी आप लोगों ने कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मस्कुलरी स्टडी किया था, उन मसल्स तक मैसेज ले जाने का काम कौन करेंगे, मोटर न्यूरॉन्स करेंगे। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स। Most of the activities of the autonomous nervous system is controlled within the spinal cord and brain by reflex action known as visceral reflexes, यानी visceral reflexes के थ्रू ही इनका कंट्रोल जो है, यानी इन ऑर्गन्स जो विसरल ऑर्गन्स हैं उनकी कंट्रोलिंग होती है। एंड डज नॉट इन्वॉल्व द कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन का कोई ऐसा सेंटर नहीं है पर्टिकुलर जो इन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करे। ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इज मेंटेन्ड बाय सेंटर्स इन द मेडुला ए पार्ट ऑफ इंड ब्रेन, यानी और हाइपोथैलेमस और मेडुला ऑम्ब्लागेटा जो है, ऑम्ब्लोंगेटा जो है वही जनरली क्या करता है बेटा, इनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ठीक, अदरवाइज आपकी मॉड्यूल में दिया हुआ है बेटा इस एएनएस में न्यूरॉन्स की बात करें तो मान लें ये गैंग्लियंस है न्यूरॉन का, ये न्यूरॉन्स ये सीएनएस पार्ट है और ये आपका विसरल ऑर्गन है। तो ये कह रहा है कि इस गैंग्लियन से पहले वाले जो होते हैं वो तो माइलिनेटेड होते हैं और इसके बाद वाले नॉन माइलिनेटेड नर्व्स इसके अंदर अपने को मिलते हैं। बात करते हैं इस एएनएस के टाइप्स की। तो एएनएस की कितने टाइप बता रहा है बेटा, 2 टाइप्स बता रहा है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। बेटा सिंपैथेटिक क्या करता है, सिस्टम इज रिलेटेड विद द सच विसरल रिएक्शन विच इंक्रीज द प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, यानी जब आपकी बॉडी में प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है तब आपके विसरल ऑर्गन्स को, विसरल ऑर्गन्स मीन्स जैसे मान लो आप लोगों को गुस्सा आता है तो आपकी आईज जो है उनकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, तो उस टाइम ये काम करने वाला सिस्टम है सिंपैथेटिक, यानी अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा ऑफ एडवर्स एटमॉस्फेरिक कंडीशंस अलोंग विद कैलोरिक कंजप्शन, भी कैलोरी कंजप्शन के टाइम में और एडवर्स इफेक्ट में अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। और जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो है इसका बिल्कुल अपोजिट वर्क करता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज रिलेटेड विद दोज रिएक्शंस विच इज एनर्जी इज कंजर्व्ड, यानी ये एक रिलैक्सेशन की प्रोसेस है जिनके अंदर एनर्जी को क्या किया जाता है बेटा, कंजर्व किया जाता है। इन दिस वे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ विसरल ऑर्गन्स डबल साइड एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। डबल साइड अपने आप होगी बेटा, ये एडवर्स के अंदर आपको कैलोरी कंजप्शन बढ़ाएगा और ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर कैलोरी कंजप्शन को बचाने का काम करेगा, मतलब ये दोनों अपोजिट वर्क कर रहे हैं। कौन से ऑर्गन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है ये अपने इसके विसरल जो ऑर्गन्स है उनके ऊपर इफेक्ट दे रखा है इस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का, तो वो अपने डिस्कशन करेंगे। बेटा इफेक्ट में ये आपको बता रहा है कि नेम ऑफ विसरल ऑर्गन, जैसे सिक्रीशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये सिक्रीशन क्या कराएगा, एसिटिल कोलिन प्लस सिंपैथेटिन का सिक्रीशन कराएगा सिंपैथेटिक वाला, और पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, ओनली एसिटिल कोलिन का सिक्रीशन करवाता है। फिर आइरिस ऑफ आइज, ये एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट है बेटा, आइरिस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये आइरिस वैसे तो ये डायलिसिस कर रहा है आइरिस पीपल के अंदर, और ये क्या करेगा, पैरासिम्पैथेटिक वाला कंस्ट्रिक्ट करवाएगा उसको। हार्ट बीट पे इफेक्ट देखा जाए, इंक्रीज द रेट ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट बीट को बढ़ाएगा और ये क्या करेगा, रिलैक्स करवाएगा बेटा।
सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड इमरजेंसी हार्मोन होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के, तो इमरजेंसी में बढ़ता है, तो ये यहाँ पर भी क्या क्या स्टिमुलेट एड्रिनल सिक्रीशन, एड्रिनल ग्लैंड के सिक्रीशन को बढ़ाएगा, क्योंकि सिंपैथेटिक वाला इंक्रीज करवाता है इमरजेंसी में, और ये पैरासिम्पैथिक का क्या करेगा बेटा, इनिबिट करेगा। सेलाइवा का सिक्रीशन जो है इनिबिट द सिक्रीशन ऑफ सेलाइवा। देखो एडवर्स कंडीशन में यदि आपकी बॉडी में सेलाइवा बनती है डाइजेशन के लिए, तो अपने को पता है एडवर्स कंडीशन में डाइजेशन नहीं होता, इसलिए इसका इनिबिशन कराता है, ये इसको क्या करता है, सिक्रीशन को बढ़ाता है। लंग्स के अंदर क्योंकि रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ाने चाहिए, तो लंग्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई इनको डायलिसिस कराता है, ज़्यादा से ज़्यादा एयर इसके अंदर फिलअप हो। डायलेट्स ट्रेकिया ब्रोंकाई लंग्स फॉर इजी ब्रीदिंग के लिए, ताकि इमरजेंसी में सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो, और ये क्या करेगा, उसको कंस्ट्रिक्ट कराएगा। एलिमेंट्री कैनाल पे, एलिमेंट्री कैनाल की पैरास्टिलिसिस मूवमेंट को घटाना चाहिए, कम करना चाहिए, तो कम करने का इनिबिट पैरास्टिलिसिस, क्योंकि डाइजेशन चल नहीं रहा, आप लोगों को तो मजबूत रहना है, यानी एडवर्स कंडीशन से लड़ना है, इसलिए यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल की पैरास्टिलिसिस मूवमेंट जो है उसको इनिबिट कराएगा, और ये उसको क्या कराएगा, स्टिमुलेट कराएगा। अदर ऑर्गन पे क्या इफेक्ट पड़ता है बेटा, ये प्यूपिल वाला एग्जाम में पूछा गया है कि प्यूपिल पे क्या इफेक्ट कराएगा, तो डायलेट कराता है प्यूपिल को, और डायलेट प्यूपिल बड़ी होगी तो आंखें बड़ी होगी, मतलब गुस्सा आता है तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, ये कंडीशन डरावनी कंडीशन को शो करता है बेटा। इसके अलावा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इनको भी इनिबिट कराएगा, इसको ये स्टिमुलेट कराता है पैरासिम्पैथेटिक वाला। स्वेट ग्लैंड को स्टिमुलेट कराएगा, स्वेट पसीना आएगा, और ये इसको इनिबिट कराता है। और इरेक्टर पिलाई मसल्स, यानी वही आपके जो हेयर है, रोंगटे खड़े होने वाले हैं, तो ये क्या कराएगा, स्टिमुलेट कराएगा, ताकि रोंगटे वो खड़े हो जाए, मीन्स हेयर इरेक्ट हो जाए, और ये रिलैक्स करवाता है। यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स करवाएगा बेटा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्ट लाइन से दिए हुए, एक प्यूपिल वाला और ये दोनों कंडीशन जो है एनल स्फिंक्टर वाला है, क्योंकि ये रिलैक्स करवाएगा कि यदि कॉन्ट्रैक्ट करा दिया तो मिक्चुरेशन के लिए जाना पड़ेगा, और इमरजेंसी में मिक्चुरेशन को इनिबिट किया जाता है, मीन्स ये रिलैक्स करवाएगा, और ये इसको क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। और एनल स्फिंक्टर मीन्स एक्सक्रेटा को भी रिलीज नहीं करना होता, उसको भी रिलैक्स करवाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, ताकि एक्सक्रीटरी मटेरियल को रिलीज ना किया जाए, डेफिकेशंस जो है उसको रोका जा सके। और इसके अलावा एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स जो है इसका इजैकुलेशन करवाएगा, और इसका भी क्या कराएगा बेटा, इरेक्शन जो है वो करवाएगा। तो ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है बेटा, उसका पार्ट पूरा हुआ। लास्ट एंड फाइनल अपना टॉपिक बचा हुआ है रिफ्लेक्स एक्शन। हालांकि रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड बातें मैंने आप लोगों को स्पाइनल कोड में ही बता दी कि किस टाइप से स्पाइनल कोड का जो इंटरनल स्ट्रक्चर आप लोगों ने डिस्कशन की थी, जिसमें डॉर्सल और वेंट्रल रूट्स थे, वो किस टाइप से कंट्रोल कर रहे थे। एक बार अपने रीडिंग करते हैं, कोई नई बात आती है तो उसको देखते हैं। बेटा रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड मीन्स इमरजेंसी में जो एक्शंस होते हैं अपनी बॉडी के, जैसे आपकी बॉडी को कहीं ठंडा गर्म लग गया तो आपकी बॉडी का वहाँ से हटना, या पिन टच हो गई तो उसको हटाना, इन चीज़ों को आप लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है कि मार्शल हॉल फर्स्ट ऑब्जर्व द रिफ्लेक्स एक्शन को ऑब्जर्व किया था। एंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू ए फिजिकल नर्वस स्टिमुलस, यानी जब नर्व को फिजिकली स्टिमुलस मिलता है उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है। दैट अकर्स इनवॉलेंट्री, यानी ये अकॉर्डिंग टू आपकी डिज़ायर नहीं होता, इच्छा के विरुद्ध होता है, मतलब इनवॉलेंट्री होता है, सडनली होता है, यानी यहाँ यदि आपको सोचने समझने का टाइम मिल जाए तो इसका मतलब आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है। विदाउट कॉन्शियस इफेक्ट और थ्रू द required the involvement of a part of central nervous system is called as reflex action। यानी सीधा सा पॉइंट ये है कि ये विदाउट कॉन्शियस एफर्ट, यानी कोई आप पर्टिकुलर एफर्ट्स इसमें नहीं लगाते, थॉट्स यानी कोई सोचते विचारते नहीं है, एंड रिक्वायर्ड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी इसके अंदर किसी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहले ब्रेन को मैसेज दिया जाए कि पिन टच हो रही है, हाथ को हटाओ, ऐसा इसमें नहीं होता। विदाउट थॉट के ही पीएनएस जो होता है आपका वो रिस्पॉन्ड कर देता है तुरंत। रिफ्लेक्स एक्शंस आर स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप होते हैं, ऑटोनॉमिक होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, और मैकेनिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय द स्टिमुलेटिंग स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। और मैकेनिकल रिस्पॉन्स मीन्स यदि आपके पिन टच हो रही है तो हाथ को हटाना है वहाँ से, तो मैकेनिकल पर्टिकुलर जो हाथ को हटाने का काम मसल्स करने वाली है, तो उन रिसेप्टर्स तक ऑटोमेटिक मोटर नर्व्स के थ्रू मैसेज पास आउट होता है। रिफ्लेक्स एक्शंस आर इनवॉलेंट्री एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंप्लीटेड वेरी क्विकली एज कंपेयर टू नॉर्मल एक्शन। दे प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम एनी एडवर्स इफेक्ट, यानी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट से पहले ही क्या करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इट इज फॉर्म
of animal behavior in which the stimulus of a sensory organ result in the activity of some organ without the involvement of will power, यानी आपकी जो पावर है, इच्छा शक्ति है, उसके बिना ही ये काम हो जाता है, बॉडी का फंक्शन हो जाए, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो सिंपल सी लैंग्वेज में यदि बात करें आप लोग, तो आपकी बॉडी में इमरजेंसी में कोई फिजिकल स्टिमुलस मिलता है और उसके अगेंस्ट बॉडी को तुरंत वहाँ से हटाना होता है या वर्क करवाना होता है, तो उसके लिए काम आता है आपका कौन सा, रिफ्लेक्स एक्शन, जो पीएनएस के थ्रू कंट्रोल होता है ज़्यादातर। बेटा फिर टॉपिक आता है रिफ्लेक्स आर्क। अभी मैंने आप लोगों को उसमें इस टाइप से बताया था कि ये डोर्सल रूट थी, ये वेंट्रल रूट्स थी, तो रिफ्लेक्स आर्क के अंदर यही जो आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनती है, यही रिफ्लेक्स आर्क में है। द रिफ्लेक्स पाथवे कंपेरिज एट लीस्ट वन एफरेंट न्यूरॉन, यानी एफरेंट न्यूरॉन वो रिसेप्टर की बात कर रहा है, एंड वन इफरेंट न्यूरॉन मीन्स जो वापस रिस्पॉन्ड करेगा। न्यूरॉन्स एप्रोप्रिएटली अरेंज्ड इन ए सीरीज, और ये सिक्वेंसली अरेंज होने चाहिए। दूसरा, द एफरेंट न्यूरॉन रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम ए सेंसरी ऑर्गन एंड ट्रांसमिट द इम्पल्स वाया ए डोर्सल नर्व रूट, देखो सेंसरी वाला डोर्सल नर्व रूट से आ रहा था, इनटू सीएनएस एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कोड, यानी स्पाइनल कोड तक लेके जाएगा। द इफरेंट न्यूरॉन देन कैरी सिग्नल फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन, और इफरेंट वाला क्या कर रहा था बेटा, यहाँ से मैसेज लेके जा रहा था इफेक्टर ऑर्गन तक। द पाथ ऑफ कंडक्शन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क, यानी रिफ्लेक्स एक्शन का ये पूरा जो कंडक्शन का पाथ था उसी को आप क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। सेंसरी फाइबर्स कैरी सेंसरी इम्पल्स इन द ग्रे मैटर, यानी यहाँ से मैटर किसके पास है, ग्रे मैटर के पास। These sensory impulse are converted into motor impulse and reach up to the muscles, यानी इनको वापस मसल्स तक मोटर नर्व्स के थ्रू ले जाया जाएगा। These muscles show reflex action from motor impulses obtained from motor neurons, और ये मसल्स क्या करेगी बेटा, मोटर रिस्पॉन्स जो होगा वो कंडक्ट करवाए, जो मोटर रिस्पॉन्स जो था मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू कंडक्ट हो रहा था उसके अगेंस्ट वर्क करने वाली है। ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो कितने टाइप का होता है बेटा, उनका अपने डिस्कशन करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ साइट, कौन सी जगह के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है। यदि आपका क्रेनियल पार्ट यानी ब्रेन से जो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकल रही थी वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व होता है। जैसे आप लोगों के आईज की तरफ कोई पत्थर फेंकता है, एकदम से आईज जो है वो बंद हो जाती है, तो उसको बोलते हैं क्रेनियल रिफ्लेक्स। और यदि आपकी बॉडी के अदर पार्ट जो स्पाइनल नर्व्स के थ्रू कंट्रोल होते हैं उनको बोलते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स। देखो इसमें दीज एक्शंस आर कंप्लीटेड बाय ब्रेन, नो अर्जेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर दीज एक्शन, दे आर स्लो एक्शंस। और जैसे वाटरिंग ऑफ माउथ टू सी द गुड फूड, जैसे ही आप लोग अच्छा फूड देखते हैं, स्मेल आती है तो उससे आपकी माउथ में पानी आ जाता है। और जो स्पाइनल रिफ्लेक्स होते हैं, दीज एक्शंस आर कंप्लीटेड बाय स्पाइनल कॉर्ड, अर्जेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर दीज एक्शन, दे आर वेरी फास्ट एक्शंस। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेग एट द टाइम ऑफ पिंचिंग बाय एनी निडल, यानी जब निडल से पिंच करते हैं तो उस टाइम आपकी लेग का हटना, ये आपके या हाथ का हटना, ये सारे किस पे, स्पाइनल रिफ्लेक्स में आते हैं। और क्रेनियल रिफ्लेक्स, यदि आपके फेशियल ऑर्गन्स में कोई इन्फेक्शन होता है तो वो आपका किस में आएगा बेटा, क्रेनियल रिफ्लेक्स में आएगा। फिर इन रिफ्लेक्स एक्शंस के लिए इसने दूसरा टाइप दिया, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस। प्रीवियस एक्सपीरियंस का मतलब है बेटा, एक आती है कंडीशनल और एक आते हैं अनकंडीशनल। यानी पहले वाले के अंदर आपके पास कंडीशंस क्रिएट की जाती है। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक कोई डॉग है, इस डॉग को आप लोगों ने फूड प्रोवाइड किया, फूड प्रोवाइड करने से पहले बेल बजा दी, यानी डॉग को फूड दे रहे हैं बट पहले क्या कर दिया आपने, बेल बजा दी। बेल बजाते ही डॉग को फूड प्रोवाइड करा दिया। नेक्स्ट डे भी आपने नेक्स्ट टाइम फूड देते वक्त भी पहले बेल बजाई, फिर डॉग को फूड दिया, थर्ड टाइम भी बेल बजाई, फूड दिया। एक कंडीशन ऐसी आएगी बेटा कि जैसे ही आप बेल बजाओगे, फूड नहीं दोगे ना, तब भी इस डॉग के माउथ में सलाइवा का प्रोडक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डॉग को पता है कि बेल बज गई, फूड आने वाला है, तो ये पहले से सलाइवा प्रोड्यूस कर लेगा। तो बताओ, ये जो सलाइवा प्रोड्यूस हुई, इसके लिए डॉग को पहले से पता था कि बेल बजते ही फूड आएगा और सलाइवा बना ले। तो यहाँ फूड तो आया नहीं, फिर भी सलाइवा का प्रोडक्शन हो गया। मतलब ये हो गया कंडीशनल, यानी कंडीशन क्रिएट कर दिया आप लोगों ने। ये एक्सपेरिमेंट किया था इयोन पेट्रोविच पावलोव, एक साइंटिस्ट था, उसने देखो क्या लिखा हुआ है,
प्रीवियस एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। देखो प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, बेल बजने के बाद फूड मिलेगा, यानी इस सलाइवा के लिए प्रीवियस एक्सपीरियंस जरूरी था टू कंप्लीट दीज एक्शंस। जैसे स्विमिंग है, साइकिलिंग है, डांसिंग है, सिंगिंग है, इनके लिए प्रीवियस एक्सपीरियंस होना जरूरी है। दीज एक्शंस वर स्टडीड बाई इयोन पेट्रोविच पावलाव। ई.पी. पावलाव ने बेटा डॉग पे एक्सपेरिमेंट करके ये बताया था, सलाइवा वाला एक्सपेरिमेंट। इनिशियली दीज एक्शंस आर वॉलेंट्री। स्टार्टिंग में तो क्या था, बेल बजाया तब आपके डॉग के जो माउथ था उसके अंदर सलाइवा का प्रोडक्शन नहीं हुआ, बेल बजाने के बाद फूड दिया फिर सलाइवा प्रोडक्शन, पहले तो ये वॉलेंट्री टाइप के थे, बट कुछ टाइम बाद में सेम रिएक्शन को रिपीट करते 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 ये कैसे हो गए बेटा, इनवॉलेंट्री हो गए। इसी टाइप से दूसरे आते हैं बेटा अनकंडीशनल, यानी इनके लिए कोई कंडीशन नहीं होती। जैसे आप लोगों को स्नीजिंग छींक आती है तो कोई कंडीशन थोड़ी होती है, पहले से एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कफिंग खांसी आने में कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। या अपोजिट सेक्स पार्टनर को देखने पे आपके अंदर जो फीलिंग्स है उनका आना, ये भी एक टाइप से क्या है, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स होते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शंस बेटा टू टाइप के, आपने टू टाइप्स के डिवाइड किए ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल, और ऑन द बेसिस ऑफ साइट, क्रेनियल या फिर स्पाइनल। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। इसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन जो है उनको साइनेप्स के बेस पे डिवाइड कर रहे हैं। एक मोनोसाइनेप्टिक है, मान लो ये मोटर न्यूरॉन्स आ रहे हैं और तुरंत ही सेंसरी न्यूरॉन्स आ रहे हैं और तुरंत ही ये मोटर न्यूरॉन्स था। तो ये कह रहा है कि सेंसरी से आया और डायरेक्टली इस मोटर में चला गया, तो यहाँ साइनेप्स की नंबर कितनी है, 1 है, इसलिए इनको बोलते हैं मोनोसाइनेप्टिक न्यूरॉन्स। और कई बार ऐसा होता है बेटा कि ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, मान लो ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो थे, जैसे इसने एग्जांपल दे रखा है कि इस एरिया से पिन टच करने से ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो थे, इन सेंसरी न्यूरॉन्स के इस वाले एरिया में सिर्फ 1 साइनेप्स बने तो मोनोसाइनेप्टिक हो जाएगा। और कई बार क्या होता है, इन सेंसरी वालों के और ये जो मोटर वाले होते हैं इनके बीच में मोर देन 1 स्मॉल न्यूरॉन्स होते हैं जो अलग अलग साइनेप्स तक मैसेज भेजने का काम करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं पॉलीसाइनेप्टिक। और यदि ये एक ही साइनेप्स हो तो उसको बोलते हैं मोनोसाइनेप्टिक। देखो इसमें लिखा है, इन दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्स आर्क देयर आर डायरेक्ट सिनेप्स। डायरेक्ट सिनेप्स बनता है बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, थस नर्व इम्पल्स ट्रेवल थ्रू 1 सिनेप्स, यानी एक ही सिनेप्स के थ्रू सेंसरी से मोटर में ट्रांसफर हो जाएगा। और सेकंड टाइप के जो होते हैं बेटा वो होते हैं पॉलीसिनेप्टिक, जिसमें in this type of reflex arc there are 1 or more small neurons are found between sensory and motor neurons. These small neurons are called as connector neurons or interneurons और internuclear neurons। और जैसे withdrawal reflex जो है वो आते हैं, इनके अंदर more than 1 synapse होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं polysynaptic reflex actions। तो ये बेटा अपना रिफ्लेक्स एक्शन के साथ ही नर्वस सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट होता है। आप लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें और कोई दिक्कत आए तो मेरे को मैसेज करें। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा अपना, हो सकता है आज शाम को मिले और अदरवाइज़ कल मॉर्निंग में आपको वीडियो मिलेगा, जिसमें आप लोग बात करेंगे ईयर की और आइज़ की जो सेंसरी ऑर्गन है उनका डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।